नमस्कार साथियों, न्यूज़ क्लिक में हम आपका स्वागत करते हैं। अमेजन की जंगलों में जब आग दिखी तो भौतिकवादी दुनिया का प्रकृतिवादी प्रेम जग उठा। लेकिन यह मुद्दा बहुत जटिल है। इसे सुलझाने के लिए हमारे साथ हैं एडिटर इन चीफ प्रबीर। तो प्रबीर, सोशल मीडिया पर तस्वीर दिखी अमेजन के जंगलों में आग लगती हुई। जब पढ़ा तो पाया कि आग तो पहले भी लगती थी, इस बार दुगुनी आग लगी। तो इसके पीछे कारण क्या था? एक तो है कि हर साल आग एक तरह नहीं लगता। हो सकता है कि ये कुछ हद तक प्राकृतिक घटना भी रही होगी, पर अगर हम देखें कहाँ कैसे आग लगी तो जो तस्वीर निकल के आता है ये लगता है कि ये इंसान ने लगाया है, और ख़ास तौर से जंगलों को साफ़ करने के लिए, जिस पे अभी तक रुकावट थी, पहले सरकारों की रुकावट थी, क्योंकि अमेज़न की अहमियत एक कार्बन स्टोरेज के तौर पे, उस जंगल के रहने से उसकी वातावरण पे एक अलग असर पड़ता, बारिश वगैरह के उस पर भी इसका असर पड़ता अगर जंगल साफ़ हो जाएगा तो इसके लिए अमेज़न फॉरेस्ट के ऊपर काफ़ी निगरानी है, और इसको ब्राज़ील की सरकार ने तय किया था, इसको एक हिसाब से एक नेचुरल रिजर्व की तरफ रखेंगे, जिसमें बहुत ज़्यादा मैन मेड परिवर्तन हम इस पर ना करें। तो लगता है बोल्सोनारो सरकार के आने के बाद दो तरह की चीज़ें हुई है। एक तो बोल्सोनारो का ख़ास तौर से जो कह सकते हैं एंटी इंडिजिनस पीपल की रवैया है, वहाँ के अमेज़न के रहने वालों के प्रति उनका रवैया है, उसको वो इंडियंस कहते हैं। पुराने लोग हैं वहाँ के रहने वाले, कहते हैं कि इंडियंस के पास बहुत ज़्यादा जंगल है, तो इसीलिए इनको साफ़ करना चाहिए। और इन्होंने ये भी कहा है, अमेरिका इस पर बहुत आगे था, उन्होंने उनके इंडियंस को तो साफ़ कर दिया, पर हम अब बहुत इनएफिशिएंट रहे तो नहीं कर पाए। तो इस पर एक क्या कह सकते हैं, एक वाइट नेशनलिस्ट, एक रेसिस्ट दृष्टिकोण भी अमेज़न के लोगों के प्रति इनकी रही है। और दूसरी बात है, एक बहुत पूंजीपति दृष्टिकोण बोल्सोनारो के जंगल के पीछे है कि जंगल काट के साफ करेंगे तो वहाँ लकड़ी बेच सकते हैं, वहाँ माइंस वगैरह आसानी से प्राप्त कर पाएंगे, वहाँ पर कैटल रैंचिंग कर सकते हैं, जिसकी मीट के एक्सपोर्ट, ब्राज़ील सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है दुनिया में, तो वो बढ़ जाएगा। सोए की चाश वहाँ पर खेती होगी तो सोए बिक्री हो सकती है बाहर। तो एक इकोनॉमिक बेस भी रहा है, पर सिर्फ अर्थनीतिक अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण नहीं है। इस पे किसको फायदा होगा? पूंजीपति वर्गों का, और जिसको बोल्सोनारो जंगल का दान करना चाहते हैं। और यही वजह है कि दुनिया में बहुत जगहों पे जंगल हो, प्राकृतिक संपदा हो, जहाँ पर जैसे हिंदुस्तान में भी है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट परिवर्तित किए जा रहा है। इस पे एक पूंजीवादी दृष्टिकोण है कि कैसे जिसको नेचुरल रिसोर्स को कैसे हम कैपिटल में बदल सकते हैं कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों के फायदे के लिए। ये दृष्टिकोण भी बोल्सोनारो की अमेज़न के प्रति रहा है, और ये भी एक कारण है जिसके वजह से आग जिस तरह से बढ़ा है उसका, जो आप देख सकते हैं, जो अगर मैप देखें तो सड़कों के बगल में से आग निकल के आगे जा रहा है अमेज़न में। तो इसके लगता है कि इसका पीछे ये भी बहुत बड़ा कारण रहा है इस बार। इसके पीछे की राजनीति पे बात करने से पहले केवल अगर अमेजन के जंगलों की भौगोलिक उपयोगिता की बात करें, जैसे आपने अपने लेख में भी इसका जिक्र किया है कि हाइड्रोलॉजिकल इसके फायदे होते हैं, जलवायु परिवर्तन को लेकर नियंत्रित भी करता है, हरा भरा इलाका है, तो ये और पूरे वहाँ के आसपास के क्षेत्रों को कैसे प्रभावित करता होगा? देखिए, अमेज़न का दुनिया में दो तरह का फायदा है। एक तो है कार्बन स्टोर जिसे कहते हैं, कार्बन रिजर्व है, वो अगर जल जाता है तो इतना कार्बन डाइऑक्साइड दुनिया में बाहर आएगा, तो उसके वजह से हमारी ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसे कह रहे हैं क्लाइमेट चेंज और द्रुत हो जाएगा। और उसको रोकना, जंगल को फिर रिजेनरेट करना इतना आसान काम नहीं है। तो एक तो जंगल का कार्बन स्टोर की भूमिका इसकी है। दूसरी बात है कि वहाँ पर क्योंकि एक उस पर जिसको कहते हैं हाइड्रोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, ये आपके जिस पे अगर आपके पास जंगल होता है तो वहाँ पर आसपास के इलाके में उसके वजह से बारिश में भी फ़र्क पड़ता है। अगर वो उजड़ जाता है तो इलाका ड्राई हो जाता है, सूख जाता है। वो देख सकते हैं कि इसीलिए हम रीग्रोथ फॉरेस्ट चाहते हैं, फॉरेस्ट फिर रिजेनरेट करते हैं ताकि हरी भरी इलाके में बारिश की संभावना भी बढ़े। उसको ये अगर जंगल साफ़ कर दिया जाएगा तो ब्राज़ील और दूसरे इलाके भी है, सिर्फ अमेज़न सिर्फ ब्राज़ील में नहीं और देशों में भी है, तो उन जगहों पर भी असर पड़ेगा। और ये भी है
कि इसका दूसरे देश का भी एक रवैया अमेज़न के प्रति है कि इसको कैसे हम इस्तेमाल करें अपने राष्ट्रीय हित में। तो ये भी सोचना पड़ेगा राष्ट्रीय हित के साथ साथ वहाँ के वातावरण पे ऐसा असर ना पड़े, कि जलवायु पे ऐसा असर ना पड़े कि उसके लिए नुकसान ज़्यादा हो, ये भी देखने की ज़रूरत है। बहुत सारे अखबारों में और मीडिया रिपोर्टों में ये दिखता है, सामान्य ज्ञान की किताबों में दिखता है कि इसको कहा जाता है कि दुनिया का फेफड़ा है, सबसे अधिक ऑक्सीजन होता है, लेकिन क्या ऐसा है? देखिए, ये एक काफ़ी प्रचलित है कि 20% ऑक्सीजन दुनिया की अमेज़न से आती है। ये वैज्ञानिक रूप से ठीक नहीं है और इसको फेफड़ा कहना भी गलत होगा। इस पे ऑक्सीजन जो उत्पादन होता है अमेज़न के जंगल से 6 से 9% दुनिया की ऑक्सीजन अमेज़न से आता है और ये उतना ही करीब करीब वो कंज्यूम भी करता है। तो ऐसा नहीं जंगल सिर्फ ऑक्सीजन देता है और लेता नहीं है, इसीलिए एक हिसाब से उसका नेट कंट्रीब्यूशन से ज़ीरो से थोड़ा ज़्यादा है, पर बहुत ज़्यादा नहीं है। वास्तविकता ये है कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे यहाँ जो समुद्र में जो छोटे छोटे जीव हैं उनके वजह से ये होता, उसका उत्पादन जो है उसके वजह से ऑक्सीजन रीजनरेट होता है। पर ऑक्सीजन रीजनरेट जो है इस पे अमेज़न का खास भूमिका नहीं है। बोल्सोनारो का ये तर्क है कि संसाधनों के लिए हम लोगों ने इसको काटने की सोचा, और दूसरे देश भी जबकि ये करते हैं, संसाधनों के लिए वो काटते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस पूरे तर्क की जो राजनीति है वो कहाँ पर फेल कर रही है, अगर जलवायु परिवर्तन को देखा जाए? देखिए, क्लाइमेट चेंज का विषय में जंगल सिर्फ एक हिस्सा है। सबसे बड़ा तो यह है कि आपके जब ईंधन जलाते हैं, चाहे वो कार्बन बेस्ड कोयला हो या आपका हाइड्रोकार्बन बेस्ड तेल हो, तो उसका जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है वो आसमान में जाता है और उसके वजह से हमारे यहाँ ग्रीन हाउस की इफेक्ट बढ़ रही है। तो फॉसिल फ्यूल एक सबसे अन्यतम सबसे मुख्य कारण जीवाश्म ईंधन, हाँ, जिसके वजह से आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है। सवाल यह है कि जिन देश अपने जंगल को साफ कर चुके हैं वो जब कहते हैं दूसरे देशों को जंगल रखना चाहिए, वो एक हिपोक्रिटिकल स्टेटमेंट होता है। और यही क्लाइमेट चेंज का नेगोशिएशंस पेरिस एग्रीमेंट में ये एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है कि कौन इसका जिम्मेदार है और कौन इसको भुगत रहा है। और क्लाइमेट चेंज वाकई अगर होता है, जो हो रहा है और तेज़ी से बढ़ रहा है, उसको अगर हम देखें तो मुख्य रूप में उन देशों पे असर नहीं पड़ेगा जो इसका मुख्य कारण है। तो असर पड़ेगा उन देशों पे जो कि इस पे खास कितना कार्बन डाइऑक्साइड वो छोड़ नहीं रहे आसमान पे। तो एक प्रॉब्लम ये है। और दूसरी बात कि जो अपने जंगल साफ करके अब फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं, उस पर उनका क्या भूमिका होनी चाहिए, उनको कितना पैसा देना चाहिए इस एटमॉस्फेयर को ख़राब करने के लिए, इस पर भी पेरिस एग्रीमेंट पे बातचीत चल रही थी। और यही चीज़ से अमेरिका मुकर के पेरिस एग्रीमेंट से निकल गया। और एक हिसाब से पेरिस एग्रीमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है उसको डेड मानना चाहिए, क्योंकि अमेरिका मुख्य अगर क्या कहते हैं गुनाहगार है, वो अगर पेरिस एग्रीमेंट में नहीं है तो पेरिस एग्रीमेंट एक हिसाब से उसको लागू करना दूसरे देशों में बड़ा मुश्किल है। एक आम आदमी सोचता है कि जंगल को काटेंगे तभी तो विकास कर पाएंगे। तो आपको लगता है कि क्या जंगलों के साथ संतुलन बिठा करके विकास किया जा सकता है? देखिए, इसके एक जटिल सवाल है। सिर्फ इसको विकास का सवाल नहीं, इंसान का भी सवाल है। क्या उसको हमें म्यूजियम में रखना चाहिए? बिल्कुल। जंगल में म्यूजियम बना के उनकी एक हिसाब से लिविंग म्यूजियम बना ले। उनको क्या डेवलपमेंट से उनका कोई वास्तविक कोई वास्ता नहीं है। जो जंगल में रहने वाले लोग, जंगल में रहने वाले लोग, तो इसको अगर हमें एक रास्ता इसके लिए निकालना चाहिए, जनवादी तरीके से उनके साथ मिल के ही ये व्यवस्था हमें निकालनी पड़ेगी। कैसे वैज्ञानिक तरीके से हम जंगल को रख सकते हैं, लोगों का विकास कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि इसको हम कर सकते नहीं, इसीलिए हमारे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट से लेकर बहुत सारी चीज़ जो बने हैं इसके वजह से बने हैं। पर इसके ऊपर जब आक्रमण होता है, क्यों होता है, इस पर अटैक क्यों होता है? अटैक इसीलिए होता है कि पूंजी की जो ज़रूरत है, माइंस की, वो जंगल साफ करके उसकी लकड़ी बेचने की, इसके बाद जंगल के दूसरे संसाधनों को,
उजाड़ के एक बार मुझसे मुनाफा करना है और उस जंगल को रख के लगातार उससे एक इकोनॉमिक रिसोर्स के तौर पे इस्तेमाल करने से जो फायदा है, पूंजी का ज्यादा फायदा है उस जंगल को एक बार काट करके साफ करके बेच दे। तो ये जो दृष्टिकोण है, पूंजीवादी दृष्टिकोण, पूंजीपतियों की जो दृष्टिकोण है, उससे रीजनरेशन ऑफ द फॉरेस्ट, नेचर का उसको बरकरार रखे, उसका कैसे इस्तेमाल किया जाए ये नहीं है, उसका है कि कैसे हम आज की मुनाफा निकाल पाएं। तो पूंजी की दृष्टिकोण बड़ी संकुचित होती है और पूंजीपति का दृष्टिकोण यही होता है, आज का मुनाफा न कि कल का भविष्य। बस अंतिम सवाल आपसे यही कि आपको नहीं लगता कि ये जो जंगलों का मसला जो चल रहा है, ये केवल पूरी दुनिया ये पूंजीपति दृष्टिकोण से सोच रही है, तभी वो सोचते हैं कि संसाधन वहाँ से एग्जट करेंगे, फिर पूंजीपतियों को देंगे, वो विकास करेंगे, ऐसा? इसका कुछ विकल्प है जो हमारे सामने नहीं आ पा रहा है? तो विकल्प तो मैंने पहले भी जो जिक्र किया है कि जनवादी तरीके से सबकी अगर भविष्य देखना है और भविष्य की पीढ़ी की बारे में भी अगर हमें सोचना है, तो हमें एक जनवादी डिस्कोर्स चाहिए। अगर जनता की प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करना चाहें, अगर कुछ चंद लोगों को अपना मुनाफा कमाने की राजनीति करना है, तो वो चीज़ नहीं हो सकती जो जनवादी वातावरण में जो हम बातचीत करके सबको लेके चल सकते हैं। और आज के तारीख पे जो हमारी अखबार हो चाहे दूसरे जगहों पर जो बातचीत जो आ रही है, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण की व्यर्थता इनमें नहीं है। इनका है कि अल्टीमेटली पैसा कौन दे रहा है एक दृष्टिकोण के लिए। और इसीलिए ही क्लाइमेट डिनायल जो कहते हैं, क्लाइमेट डिनायल कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं आ रही है, पर पूंजी की निजी स्वार्थ के लिए आ रही है। और स्वार्थ के लिए खरीदने के लिए कलम को मिलना इतना दिक्कत की बात तो है नहीं। शुक्रिया इस विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए। ध्यान से सोचेगा, इसमें पूंजीवादी दृष्टिकोण भी शामिल है। शुक्रिया। आप देखते रहिए न्यूज़ क्लिक।